www.intromusic.com playout track. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिजर्व पर। और आज जो हमें इस वीडियो में देखना है वो है कोसाइन लो। कौन सा? लैम्बर्ट्स कोसाइन लो। कहाँ काम आता है? इल्यूमिनेशन में। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ऑफ इंसिडेंस, यानी जो भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी उससे रिलेटेड है कुछ ही। ठीक है, पार्ट 1 अपन देख चुके हैं। ये साइड में आइकन आ रहा है, ऊपर लिंक भी आ रहा है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन पार्ट 1 में अपन ने देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वैसे उसका थोड़ा सा मैं रिकैप यहां पर आपको बताऊंगा, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इन दोनों को एक साथ बोला जाता है, यानी लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? दो लॉ हैं इसमें, एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ऑफ इंसिडेंस। तो ये दोनों अपन देखेंगे, अभी देखते हैं फटाफट। सबसे पहले अपन ये समझ लें कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नीड है इनकी। बेसिकली जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिनको अपन बोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में वो BTR से गवर्न होते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। अदर स्टेट्स में भी उनके स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड होंगे। तो इन सभी बच्चों के जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, उनके सिलेबस में है ये इल्यूमिनेशन चैप्टर होता है। उदाहरण के तौर पर बताओ, मैकेनिकल वालों के होता है ME 207 बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल वालों के होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। बीटेक में भी इसी नाम से आता है ये कोर्स, UEP यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इन सभी के कोर्स वर्क में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो BTR में तो ये एग्जाम अभी होने वाले हैं जुलाई 2020 में। वैसे तो ये जल्दी ही होते हैं, मई जून में, पर क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से आगे सरक गए हैं। तो अदर स्टेट्स में मुझे यही उम्मीद है कि जुलाई में ही होने वाले होंगे। तो सबसे पहली जरूरत जो है वो उन बच्चों की है जिनके एग्जाम्स में आता है। दूसरी जरूरत है जो एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम देते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑडिटर को इल्यूमिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है और एनर्जी ऑडिट के दौरान ये देखना होता है कि मिनिमम से मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम से मैक्सिमम इल्यूमिनेशन किस तरह से अचीव किया जाए। तो वहां पर ये लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन पता होना जरूरी है। दूसरा, जो फील्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो एनर्जी ऑडिटर के अंडर काम करे, चाहे वो नॉर्मल इल्यूमिनेशन का वर्क करता हो, या फिर वो किसी प्रेमाइसेज में, किसी बिल्डिंग में, किसी वर्कशॉप में, किसी इंडस्ट्री में, किसी शॉप फ्लोर में, कहीं भी काम करता हो, अगर फील्ड वर्कर है और वो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड काम कर रहा है तो उसके भी ये जरूरी है कि वो ये लॉज जाने। ठीक है, तो इन सभी की जरूरत के अनुसार ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा। काफी कुछ मटेरियल मैंने इसमें इकट्ठा किया है, अच्छे से बात समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी जो होगी किसकी? इल्यूमिनेशन की। जो भी इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट सोर्स के द्वारा, ये एक पॉइंट सोर्स मान लेते हैं अपन, पॉइंट लाइट सोर्स की बात हो रही है बेसिकली। सोर्स मतलब यहां पर हम इल्यूमिनेशन में जब डिस्कस करेंगे तो लाइट सोर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो किसी भी पॉइंट सोर्स के द्वारा जो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर के। किसका स्क्वायर? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी इस पॉइंट सोर्स से कितने डिस्टेंस पर हो आप, उसके आधार पर निर्भर करेगा कि आपके पास जो इंटेंसिटी पहुंचेगी इल्यूमिनेशन की वो कितनी होगी। इस फॉर्मूले से बताते हैं अपन क्या। E जो बोला जाता है वो बोला जाता है इल्यूमिनेंस। ठीक है, I को अपन इंटेंसिटी बोल देते हैं या ल्यूमिनस फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं, और D डिस्टेंस है ही सही, D डिस्टेंस है। I को इंटेंसिटी भी बोल सकते हो आप। ल्यूमिनस फ्लक्स की इंटेंसिटी है बेसिकली। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इल्यूमिनेंस जो है इसको तो डिनोट किया जाता है लक्स से, और जिसकी यूनिट होती है LX। ल्यूमिनस फ्लक्स जो है इसको डिनोट किया जाता है ल्यूमेंस से, और उसकी यूनिट होती है LM। तो जो हमारी E है वो क्या हो जाती है? ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने ल्यूमेंस पड़ रहे हैं, या कितने ल्यूमेन की ल्यूमिनस फ्लक्स है, या कितने ल्यूमेन की इंटेंसिटी है, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि उस सरफेस पर कितना इल्यूमिनेंस है। ठीक है, तो वो जो है वो D स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे D बढ़ेगा इंटेंसिटी घटती जाएगी। ये आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, पहले भी मैंने बताया होगा आपको कि जैसे जैसे आप किसी भी पॉइंट लाइट सोर्स से दूर जाएंगे, अपन जनरली देखते भी हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे रोड लाइट है, अपन रोड पे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप लाइट के करीब जाते जाएंगे रोशनी बढ़ती जाएगी, ठीक लाइट के नीचे रोशनी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे फिर आप लाइट से दूर जाएंगे तो वो रोशनी कम होती जाएगी। उसी बात को समझ रहे हैं अपन यहाँ पर
ये तो अपन ने प्रैक्टिकली देखा, फिजिकली। अब थ्योरेटिकली क्या है कि आप ये समझिए कि इस पॉइंट सोर्स से, इस पॉइंट लाइट सोर्स से, मान लीजिए इस वॉल्यूम में, ये पूरा जो एक पिरामिड बन रहा है, इस वॉल्यूम में जितनी भी फ्लक्स लाइंस निकल रही है, जिसको अपन लाइट एनर्जी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, तो वो लाइट एनर्जी या वो फ्लक्स, लाइट की फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स, वो रोशनी सिर्फ इतने से एरिया पे पड़ रही है जब d डिस्टेंस दूर है। तो जैसे ही मैं 2d डिस्टेंस दूर चला जाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि ये एरिया 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ये वही उतनी ही लाइट की फ्लक्स जितनी पीछे से आ रही थी लाइट सोर्स से, वो लाइट फ्लक्स पहले d डिस्टेंस पर इतने से एरिया पे पड़ रही थी, अब वही लाइट फ्लक्स इस 4 गुना एरिया पे पड़ रही है। तो सेम एनर्जी अगर ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो अपने आप उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और 3d डिस्टेंस दूर चले गए तो वो 9 गुना एरिया में बटेगी क्या, लाइट एनर्जी। वो सेम लाइट एनर्जी जो पहले सिंगल एरिया में थी, फिर वो 4 गुना एरिया में बट रही है, फिर 9 गुना एरिया में बट रही है। इसलिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए, बहुत आम भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, जैसे पानी है, पानी की बोतल, वो बोतल में भरा हुआ है तो उस पानी की हाइट, कॉलम कितना दिखेगा अपन को, लगभग 1 फुट के आसपास, 11 इंच 10 इंच, क्योंकि बोतल का जो नीचे का बेस का एरिया है वो छोटा है। जैसे ही मैं इसको किसी पतीले में डाल दूं, बेस एरिया बढ़ गया, कॉलम की हाइट घट जाएगी, वाटर कॉलम की। मैं इसको और बड़े सरफेस एरिया, बेस एरिया वाले एपरेटस में, जैसे थाली में रख दूं पानी को, तो उसका वाटर कॉलम और कम हो जाएगा। यानी कि पर पॉइंट, बेस एरिया के पर पॉइंट पर जो वाटर कॉलम है वो उसकी हाइट घटती जा रही है जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है। वही चीज यहां पर हो रही है, नेट इंटेंसिटी पर मीटर स्क्वायर घटती जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से फिर हमारे सामने ये निकल के आता है रिलेशन, क्या, कि जो टोटल एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पॉइंट सोर्स से जो निकली है वो तो कांस्टेंट है ना। तो E1 इल्यूमिनेंस इंटू D1 स्क्वायर बराबर होगा किसी दूसरे इल्यूमिनेंस किसी दूसरी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिलेशन बना सकते हैं और डिस्टेंस या इल्यूमिनेंस निकाल सकते हैं। ये एक और एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इस डायग्राम को देखिए आप। मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया था, और ये 1 मीटर स्क्वायर के एरिया जब 1 मीटर पर है तो इस पर, इस पूरे ये ब्लू लाइन के बीच में जो भी फ्लक्स लाइंस होगी वो सारी इस पर पड़ेगी, यानी वो सारी रेज इस पर पड़ेगी, ठीक है ना। अब अगर सेम एरिया को मैं यहां से शिफ्ट कर दूं पीछे 2 मीटर पे, तो अब जो रेस पड़ेगी वो सिर्फ जो इस रीजन में आ रही है वही रेस पड़ेगी। यानी कि आप देखो, लाइट रेज ही घट गई, नेट फ्लक्स जो इस एरिया पे पड़ रही थी वो घट गई। तो अगर फ्लक्स लाइंस या लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स, रोशनी ही जब घट गई तो इल्यूमिनेशन तो कम होना ही है, ठीक है ना। तो वही बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इल्यूमिनेंस कम होता जाएगा। तो ये अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, जो फिजिकली और थ्योरेटिकली और फॉर्मूला वाइज अपन ने समझा। आगे बढ़ते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ऑफ इंसिडेंस पे। ये क्या कहता है कि इल्यूमिनेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर जो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इल्यूमिनेशन को आप रोशनी से समझ सकते हैं। किसी भी सरफेस पर, किसी भी जगह पर, किसी जमीन पर, किसी दीवार पर, जो भी अपन ने एक एक्सपेरिमेंट का एरिया ले रखा है उस पर जो भी रोशनी पड़ रही है, जो भी रोशनी बन रही है, वो किसी अगर एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, यानी कि एक पॉइंट सोर्स से किसी सरफेस पर बनने वाला इल्यूमिनेशन प्रोपोर्शनल होगा किसके, कोसाइन के, किसी एक एंगल का कॉस के प्रोपोर्शनल होगा वो, जिसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसके कॉस के प्रोपोर्शनल होगा क्या, इल्यूमिनेशन, किसके द्वारा, किसी भी एक पॉइंट सोर्स के द्वारा किसी भी एक सरफेस पर। ये देखिए, ये हमारा एक पॉइंट सोर्स हो गया, इस पॉइंट सोर्स की वजह से ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो इस पॉइंट पर, सरफेस के इस पॉइंट पर जो भी इल्यूमिनेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस कॉस थीटा के, जहां पर थीटा क्या है, इस आने वाली रे और इस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो है उसके बीच का एंगल। इसको आप इससे समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक
एग्जाम्पल हमारे सामने आया है क्या कि जैसे लाइट रे, मान लीजिए एकदम पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, इस पॉइंट पे लाइट रे अगर एकदम परपेंडिकुलर है, यानी लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0। यहां थीटा क्या हो गया, 0, यानी cos थीटा क्या हो गया, 1, यानी मैक्सिमम इल्यूमिनेशन होगा, मैक्सिमम रोशनी। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, यानी इस पॉइंट सोर्स को मैं यहां से इधर ले जा रहा हूं, और टिल्ट किया पॉइंट सोर्स को, और टिल्ट किया पॉइंट सोर्स को, और टिल्ट किया पॉइंट सोर्स को। आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन की लेंथ है ये घटती जा रही है, पर उसको आप डिस्टेंस सेम मान लीजिए। अभी अपन बात कर रहे हैं एंगल की, तो यहां थीटा बढ़ गया, यहां थीटा और बढ़ गया, यहां थीटा और बढ़ गया, यहां थीटा और बढ़ गया। एक केस मान लीजिए ऐसा होता कि पॉइंट सोर्स ठीक यहां होता, यानी तब एंगल क्या हो जाता, 90 डिग्री, यानी सिर्फ एक रे है जो इस पॉइंट पर आएगी, बाकी कोई रे आएगी ही नहीं, बाकी कोई भी रे इस पॉइंट पर पड़ेगी ही नहीं लाइट रे। अगर कोई भी लाइट रे इस पॉइंट पर पड़ेगी ही नहीं तो यहां पर इल्यूमिनेशन वैसे ही 0 हो जाना है, और cos 90 हमें पता है क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं जो हमारा एंगल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल से वो बढ़ता जाएगा तो इल्यूमिनेशन कम होता जाएगा, यानी cos थीटा के प्रोपोर्शनल है क्या, जो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी पॉइंट सरफेस पर, किसी भी पॉइंट सोर्स के द्वारा। ये दूसरा तरीका है उसको समझने का, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ को, जहां पर अपन ने पूरा फॉर्मूला बना लिया है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी डिस्टेंस है, ये तो अपन ने देख ही ली थी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इल्यूमिनेशन कम होगा। और cos अल्फा, पूरा अल्फा, cos अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इल्यूमिनेशन बढ़ेगा, और cos अल्फा कब बढ़ेगा, जब अल्फा कम होगा। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर की तरफ होगा हमारा पॉइंट सोर्स। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है कि इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए सरफेस बाय ए पॉइंट सोर्स प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सा है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इंक्लूड हो रहा है और कोसाइन लॉ भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, वहां पर अपन ने देखा था पिछले एग्जांपल में कि अपन पॉइंट सोर्स को मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में। यहां आप देखिए अपन ने सरफेस को एक एंगल पे टिल्ट कर दिया, दोनों ही केस में एक एंगल तो बनेगा ही सही। ये एंगल देखिए, ये इस रे और इसके बीच में एक थीटा एंगल आ गया, यही cos थीटा है। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि आप अगर फ्लक्स, हमारा जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ये क्या हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया I, या इंटेंसिटी बोल लो आप। तो ये फ्लक्स लाइंस जो है, ये फ्लक्स लाइंस तो स्थिर हैं, यानी सोर्स हमारा स्थिर है, पर हमारी जो सरफेस है वो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। अगर वो सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो भी हमारा इल्यूमिनेशन में अंतर आ जाएगा। और वो क्योंकि टिल्ट हो रहा है ना, सरफेस टिल्ट हो रहा है तो उसकी वजह से एक एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है तो वो कोसाइन लॉ से गवर्न हो जाएगा। तो ये हमारे इनवर्स स्क्वायर लॉ और कोसाइन लॉ हो गए। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं कि एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि व्हाट इज लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आपको इसमें दोनों ही लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जब कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बताना है, आपको दोनों बताने। ठीक है। और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान बीटीआर वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोलूं तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 3 से 4 बार देख चुका हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ की इक्वेशन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। और सब्जेक्टिव वाले पार्ट में अगर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आना ही है जिसमें 10 नंबर को 5 पार्ट में तोड़ के 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ की डेफिनेशन विद इक्वेशन पूछी जा सकती है। डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है न्यूमेरिकल में, या फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाया जा सकता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली इक्वेशन के अनुसार, E2D2 स्क्वायर, इसके ऊपर आधारित सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है। तो अगर थ्योरी छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव का आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप वो तो कर ही देंगे। पर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपके नंबर अच्छे आए उसके लिए आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको स्टेटमेंट या डेफिनेशन याद रखनी है। दूसरा, डायग्राम बनाना है, कोई भी एक डायग्राम
ये बनाए चाहे इस तरह का बनाए कोसाइन लॉ के लिए, कैसा भी बनाए, पर एक कोई सफाई से कोई एक डायग्राम आपको बनाना है। उनकी इक्वेशन याद रखनी है। जो फाइनल इक्वेशन आती है वो अपन की ये आती है I/d² इनवर्स वाला हो गया इंटू cos थीटा, कोसाइन लॉ आ गया, ठीक है। और इनका एक्सप्लेनेशन कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अपन ने एग्जांपल देखे, आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूं। ये वाला एग्जांपल अपन ने देखा कोसाइन लॉ का, ये वाला एग्जांपल देखा अपन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ का, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं एरिया कांस्टेंट है, या ये वाला एग्जांपल कि दूर जाते जा रहे हैं एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो इन चारों बातों को इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ें, और हमेशा जो आपको टारगेट करना है वो ये है कि आंसर लिखते टाइम में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करूं। आप इस तरीके से पढ़िए, तैयारी करनी है तो उसको क्वेश्चन को स्टेप में तोड़िए, और डायरेक्ट जो अपने आप एनके से पढ़ते होंगे या किसी और किताब से पढ़ते होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो उनको अपन रटते हैं पूरा पैराग्राफ के पैराग्राफ, वैसे मत करिए, वो याद ही नहीं रहेंगे कभी, भेजे में इकट्ठा हो जाएगा कचरा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में तोड़ना है, और आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर जब लिखना होगा तो मैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा। एक बार वो पॉइंट्स याद रह गए ना तो थ्योरी तो आप लिख लेंगे अपने आप, ठीक है ना। तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ओनली एट वीडियोज। बहुत बहुत धन्यवाद।